वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के बारे में जानेंगे। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या है और उसमें कैसे कैसे एग्जांपल्स पूछे जा सकते हैं वो हम डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में इफ ए एंड बी आर टू इवेंट्स इन अ फाइनाइट सैंपल स्पेस एस, देन प्रोबेबिलिटी बी बाय ए, या तो उसको प्रोबेबिलिटी ऑफ बी स्लेस ए भी हम रीड करते हैं, इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन दैट ए हैज ऑलरेडी अकर्ड। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि प्रोबेबिलिटी बी स्लेस ए उसको हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बोलेंगे ऑफ बी गिवन दैट ए हैज ऑलरेडी अकर्ड। मीन इसका मीनिंग ये हुआ कि ए जो इवेंट है ऑलरेडी वो अकर हो चुका है, देन हम बी की प्रोबेबिलिटी फाइंड कर रहे हैं। तो मीन्स प्रोबेबिलिटी जो बी हम फाइंड कर रहे हैं वो ए की प्रोबेबिलिटी जो ऑलरेडी अकर हो चुकी है उसकी प्रोबेबिलिटी पे कंडीशनली वो डिपेंड करेगा, इसीलिए हम उसको कंडीशनली प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। तो ये तो बात हुई कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। अब उसका इक्वेशन कैसे, या तो उसका फॉर्मूला क्या है तो देख लेते हैं। इफ ए एंड बी टू इवेंट्स इन अ फाइनाइट सैंपल स्पेस एस, then the probability of their occurrence is given by probability b slash a is equals to probability of a intersection b upon probability of a। तो ये इसकी फॉर्मूला हो गई। नेक्स्ट, अब कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। इफ a and b are two independent events, then the probability of their simultaneous occurrence is given by probability A intersection B is equals to probability A into probability B। तो पहले तो यहाँ पे समझ लो कि जो इंडिपेंडेंट इवेंट्स, पहले लेक्चर में भी हमने इसका कॉन्सेप्ट आपको बताया था, मगर फिर भी समझ लीजिए इंडिपेंडेंट इवेंट्स किसको बोलते हैं। जैसे कि हम एक कॉइन टॉस कर रहे हैं, ओके, उसमें हेड आता है और दूसरी बार कॉइन टॉस करते हैं तो टेल आता है। तो वो पहले टॉस में जो हेड आया वो दूसरी टॉस में हेड आएगा या तो टेल आएगा, उस पर वो डिपेंड नहीं करेगा, कोई भी रिलेशन उसका नहीं होगा। तो इसको हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट्स। तो मीन्स ए एंड बी अगर इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं तो उसकी प्रोबेबिलिटी कुछ इस तरह से मिलेगी, प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ए इंटू प्रोबेबिलिटी बी। दूसरा रिजल्ट, इफ ए एंड बी are independent events, then its complement events A bar and B bar are also independent events। तो A and B इंडिपेंडेंट होंगे तो उसके कॉम्प्लीमेंट इवेंट्स A बार एंड B बार वो भी इंडिपेंडेंट होंगे। अभी अब बात आती है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स की। इफ इवेंट्स कैन नॉट अकर साइमल्टेनियसली देन इट इज कॉल्ड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अभी इसका मीनिंग क्या हुआ समझिए कि कॉइन आप टॉस कर रहे हो तो उसमें एक साथ दो चीजें तो नहीं आ सकती, या तो हेड गिरेगा या तो टेल गिरेगा। तो एक साथ दो इवेंट उसमें नहीं हो सकती, हेड एंड टेल दोनों साथ में नहीं आ सकता। तो इसको ही बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, कि वो साथ में अकर नहीं कर सकते। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट हुआ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट का। अभी हम कुछ एग्जांपल्स करते हैं। तो एग्जांपल नंबर 1, find the probability of drawing a queen and a king from a pack of cards in two consecutive draws, the card not being replaced। ये तो यहाँ पे आपको ध्यान से समझना होगा कि पहले ड्रॉ में हमें क्वीन कार्ड सिलेक्ट करना है, दूसरे ड्रॉ में हम एक किंग कार्ड ड्रॉ करना है, मगर कंडीशन ये है कि जो पहले ड्रॉ में आपने क्वीन का जो कार्ड ड्रॉ किया है वो वापिस से नहीं रखना है। द कार्ड नॉट बीइंग रिप्लेस्ड यहाँ पे लिखा है। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे होता है। तो सॉल्यूशन में ए हम इवेंट ले रहे हैं, कार्ड ड्रॉन इज अ क्वीन, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी। तो क्वीन हमारे पास 4 कार्ड्स होते हैं, तो उसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए होगी 4c1 अपॉन 52c1 इज इक्वल टू 4/52।
अभी बी हम इवेंट ले रहे हैं, बी द इवेंट दैट द कार्ड्स ड्रॉन आर अ किंग इन द सेकंड रो। सेकंड रो में जो हम कार्ड सिलेक्ट कर रहे हैं उसको, इसके लिए हमने बी लिया है इवेंट। यहाँ पे ध्यान से समझिएगा। गिवन दैट द फर्स्ट कार्ड ड्रॉन इज ए क्वीन, तो पहले हमें एक कार्ड क्वीन ड्रॉ कर लिया है एंड उसके बाद हम एक किंग कार्ड ड्रॉ कर रहे हैं, इसको हमने बी इवेंट लिया है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे बनेगी देखो, तो प्रोबेबिलिटी बी स्लैश ए, तो यहाँ पे किसी को समझ में नहीं आया तो देखिए कि ए हमने क्वीन कार्ड ड्रॉ करने की इवेंट ली थी जो ऑलरेडी अकर हो चुकी है, ऑलरेडी अकर्ड, वो पास्ट में चली गई है, ऑलरेडी हमने उसको ड्रॉ कर लिया है। एंड देन बी हम एक किंग कार्ड ले रहे हैं, तो इसके लिए हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ बी स्लैश ए लिखा है। तो वो कैसे होगा कि हमारे पास 4 किंग कार्ड्स होते हैं, तो उसमें से एक सिलेक्ट करना है, तो आंसर मिलेगा 4c1 अपॉन 51c1। तो यहाँ पे देखो 51 क्यों आया, क्योंकि 52 में से एक कार्ड हमने सिलेक्ट किया था और वो वापस नहीं रिप्लेस किया। यहाँ पे लिखा है देखो, कार्ड नॉट बीइंग रिप्लेस, इसीलिए यहाँ पे 51 नीचे डिनोमिनेटर में आता है, ये ध्यान रखना है आपको। तो इसका आंसर मिलेगा 4/51। तो फाइनल प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड्स ड्रॉन आर अ क्वीन एंड अ किंग, तो वो कैसे मिलेगा, तो एंड की बात की है, देखो यहाँ पे क्वीन एंड अ किंग, तो एंड की बात हो तो हमें इंटरसेक्शन करना है, तो प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी स्लैश ए। ये फॉर्मूला अभी हमने प्रीवियस स्लाइड देखा था। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 4/52 इसका आंसर लिखना है, एंड जो है 4/52, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए या तो बी स्लैश ए, वो हमारे पास 4/51 वो पुट किया, और फाइनल सिंप्लीफिकेशन 4/663 विच इज 0.006 वो आता है। तो ऐसे देखो, कोई भी इवेंट ऑलरेडी अकर हो चुका है और फिर उसके बाद हम कुछ दूसरी इवेंट के लिए प्रोबेबिलिटी फाइंड कर रहे हैं, तो उस चीज में हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का यूज करते हैं, ये आपको ध्यान में रखना। और भी एग्जांपल समझते तो आपको अच्छे से पता चल जाएगा। तो उससे पहले ये बेस थियरम हम समझ लेते हैं। बेस थियरम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो देखिए क्या है, लेट a1 a2 अप टू an बी n mutually exclusive and exhaustive events with each of probability ai is not is equals to 0 where I is equals to 1 2 up to n in a simple space S. Let B be an event that can occur in combination with any one of the events a1, a2 up to n with probability B not is equals to 0. Then the probability of the event ai when the event B has actually occurred is given by, तो यहाँ पे देखो a1 से n कुछ हमें इवेंट्स दिए हुए हैं जिसकी प्रोबेबिलिटी नॉन जीरो है, एंड B एक हमने और इवेंट ले लिया जो ऑलरेडी अकर हो चुका है, और वो अकर किसके साथ हो रहा है, अकर इन कॉम्बिनेशन विथ एनी ऑफ द इवेंट्स a1 to n, तो a1 से n के साथ में कॉम्बिनेशन में अकर हो रहा है विथ प्रोबेबिलिटी b नॉट इज इक्वल टू 0। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट ai व्हेन द इवेंट b हैज एक्चुअली अकर्ड इज गिवन बाय, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हमें कैसे मिलेगी देख लेते हैं। तो ये उसका फॉर्मूला है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ai स्लैश b इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ai इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ b बाय ai अपॉन समेशन I running from 1 to n probability of ai into probability of b by ai। तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, इसके यूज करके हम आगे की एग्जांपल करेंगे। तो एग्जांपल नंबर 2, कंपनी हैज 2 plants to manufacture hydraulic machines. Plant 1 manufactures 70% of the hydraulic machines and plant 2 manufactures 30%. तो प्लांट 1 है उसमें 70% हाइड्रोलिक मशीन मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, प्लांट 2 में 30% मैन्युफैक्चर हो रहे हैं।
At plant 1, 80% of the hydraulic machines are rated standard quality. Means फर्स्ट जो प्लांट है उसमें 80% हाइड्रोलिक मशीन स्टैंडर्ड क्वालिटी के है. एंड प्लांट 2 में 90% ऑफ द हाइड्रोलिक मशीन आर रेटेड स्टैंडर्ड क्वालिटी. A machine picked up at random and is found to be of standard quality. What is the probability that it has come from plant 1? तो क्वेश्चन क्या है हमारा कि मशीन हमें एक पिक करना है और वो स्टैंडर्ड क्वालिटी का हो एंड वो मशीन प्लांट 1 में से आए, ऐसे हमें करना है. तो देखते हैं क्या होता है सॉल्यूशन. E1 हमने इवेंट ले लिया कि जो मशीन मैन्युफैक्चर हो रहा है प्लांट 1 में से. दूसरा E2 इवेंट हमने ले लिया प्लांट 2 में जो मशीन मैन्युफैक्चर हो रहे हैं इसके लिए. और B, कैपिटल B इवेंट लिया है हमने जो स्टैंडर्ड क्वालिटी का जो होगा रेटेड स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी, उसके लिए हमने इवेंट B लिया है. तो देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 मीन्स वो प्लांट A1 में से मैन्युफैक्चर हो रहे हैं तो उसकी 70% प्रोबेबिलिटी हमें दी हुई है. तो 70/100 तो क्या होगा 0.7. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 आएगा 0.7. वैसे ही प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 तो 30% है तो 30/100 विच इज 0.3. तो ये तो बात हुई प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 एंड E2. अभी प्रोबेबिलिटी दैट द मशीन इज ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी गिवन दैट इट इज मैन्युफैक्चर्ड इन प्लांट 1. तो वो कैसे मिलेगा देखिए. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ B/E1 ये होगा क्योंकि हमें स्टैंडर्ड क्वालिटी का चाहिए एंड वो प्लांट 1 में से होना चाहिए. तो उसका प्रोबेबिलिटी ऑफ B/E1 होगा 80/100. वो यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि प्लांट 1 में से वो 80% ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी है. तो इसलिए हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ B/E1 मिल रहा है 0.8. देन probability that the machine is of standard quality given that it is manufactured in plant 2. तो वो भी हमें दिया हुआ है 90%. तो probability of E2 वो होगा 90/100 that is 0.9. तो ये सभी देखो P of E1, P of E2, P of B/E1, P of B/E2 ये सभी की वैल्यू हमने यहाँ पे ऊपर लिख ली है क्योंकि फॉर्मूला में यूज करनी है इसलिए. तो फाइनल जो हमें क्वेश्चन जिसका आंसर चाहिए वो प्रोबेबिलिटी दैट द अ मशीन इज मैन्युफैक्चर्ड इन प्लांट 1 गिवन इट इज ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी. तो वो मिलेगा हमें ऐसे मिलेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E1/B इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B/E1 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 into probability of B/E1 plus probability of E2 into probability of B/E2. तो देखो यहाँ पे स्टूडेंट्स तो ये कोई नई चीज नहीं है, ये बेस थ्योरम का यूज किया है, वही फॉर्मूला लिखा है. तो यहाँ पे देखो टोटल 2 इवेंट है E1 E2 एंड स्टैंडर्ड क्वालिटी के लिए B हमने लिया है. तो वो सभी को मिला के हमें ये फॉर्मूला बेस थ्योरम के अकॉर्डिंग मिल रहा है. तो बस अभी आपको कुछ नहीं करना. प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 उसकी वैल्यू पुट करो, प्रोबेबिलिटी ऑफ B/E1 इसकी वैल्यू पुट करो 0.8 आ रही है. एंड नीचे प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ B/E1 0.7 इंटू 0.8 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 दैट इज 0.3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B/E2 दैट इज 0.9. तो फाइनल हमें आंसर मिला है 0.6747. तो ऐसे देखो यहाँ पे आपको लगा होगा कि भाई कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का यूज कैसे हुआ. तो देखो पहले वो स्टैंडर्ड क्वालिटी और मशीन 1 में से आना चाहिए, तो दोनों साथ में कुछ अकरेंस इसका मिल रहा है हमें. इसलिए ऐसे जब भी क्वेश्चन आपको पूछे तो आपको बेस थ्योरम का यूज करना है जो कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के लिए है. तो अभी हम और एक एग्जांपल देख लेते हैं. इन अ बोल्ट फैक्ट्री मशीन्स A, B and C मैन्युफैक्चर रिस्पेक्टिवली 25%, 35% and 40% of the total of their output. 5, 4 and 2% are defective bolts. A bolts drawn at random
from the product and is found to be defective, what are the probabilities that it was manufactured by machines A, B and C? तो यहाँ पे 3 मशीन्स हैं A, B, C, जो रिस्पेक्टिवली मशीन A है 25%, B 35% एंड C 45% बोल्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। एंड उसमें से A मशीन 5, B मशीन 4 एंड C मशीन में 2% डिफेक्टिव बोल्ट्स हैं, मैन्युफैक्चर हो रहे हैं। तो अब बोल्ट हमें एक रैंडमली सिलेक्ट करना है और वो डिफेक्टिव होना चाहिए। एंड ये क्वेश्चन है कि वो डिफेक्टिव बोल्ट मशीन A, मशीन B एंड मशीन C में से आना चाहिए, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो देखते हैं सॉल्यूशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं E1 जो इवेंट है वो हमने A मशीन में जो बोल्ट मैन्युफैक्चर हो रहे हैं वो लिया है। E2 वो मशीन B में जो मैन्युफैक्चर हो रहे हैं बोल्ट, इसके लिए लिया है। एंड E3 वो मशीन C में जो बोल्ट मैन्युफैक्चर हो रहा है इसके लिए लिया है। एंड कैपिटल E यहाँ पे देखो लिया है हमने, जो बोल्ट हमें मिल रहा है वो डिफेक्टिव बोल्ट हो, इसके लिए इवेंट लिया है हमने कैपिटल E। देन वी हैव प्रोबेबिलिटी ऑफ E1। E1 देखो हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है 25%, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 होगा 25/100 दैट इज 0.25। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 B मशीन के लिए वो 35% है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 होगा 0.35। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 दैट इज फॉर मशीन C दैट इज 40/100 दैट इज 0.40। अभी the probability of drawing a defective bolt manufactured by machine A, तो मैन्युफैक्चर A में डिफेक्टिव जो बोल्ट हैं वो यहाँ पे हमें लिखे हुए 5, तो उसका आंसर मिलेगा क्योंकि 5% तो 5/100 करेंगे तो दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ E/E1 दैट इज 0.05। एंड सिमिलरली वो डिफेक्टिव बोल्ट मैन्युफैक्चर मशीन B में हो उसकी प्रोबेबिलिटी एंड C में से हो उसकी प्रोबेबिलिटी यहाँ पे 4 and 2 दी हुई है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E/E2 0.04 मिलेगी एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ E/E3 वो 0.02 मिलेगी, यहाँ पे दी हुई है। ओके, तो ये वैल्यूज जो हमने फाइंड की प्रीवियस स्लाइड में वो सभी हमने यहाँ पे लिखी हैं क्योंकि ये फॉर्मूला में हमें यूज करनी है। तो फाइनल जो क्वेश्चन था उसका आंसर अभी हम फाइंड कर रहे हैं। हैंस द प्रोबेबिलिटी दैट a defective bolt selected at random is manufactured by machine A is given by, तो यहाँ पे भी देखो ये बेस थियरम से ही ये फॉर्मूला आता है। यहाँ पे देखो 3 इवेंट है मशीन A, B, C के लिए E1, E2, E3, तो यहाँ पे फॉर्मूला नीचे आप डिनोमिनेटर पे देखोगे ना तो E1 के साथ E2 के साथ E3 के साथ आएगा और ऊपर जिसके लिए हम फाइंड कर रहे हैं जैसे यहाँ पे E1/E फाइंड कर रहे हैं तो वो ऊपर ही रहेगा। तो याद रखने का भी एक ये तरीका है, तो आप देख लेना। तो यहाँ पे देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1/E, तो बेस थ्योरम के हिसाब से ये फॉर्मूला हमें मिल गया। देन यहाँ पे हमने सभी वैल्यूज फाइंड की हुई है वो सभी पुट करनी है, जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 0.25 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E/E1 दैट इज 0.05 और डिनोमिनेटर में 0.25 इंटू 0.05 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 दैट इज 0.35 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E/E2 दैट इज 0.04 ये पुट की है, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 दैट इज 0.40 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E/E3 दैट इज 0.02। तो इसका फाइनल हम सिंप्लीफिकेशन करते हैं तो हमें आंसर मिलेगा 125/345 दैट इज 0.3623। तो ये तो बात हुई कि जो डिफेक्टिव बोल्ट और मशीन ए में से आ रहा है। तो सिमिलरली हमें बी एंड सी के लिए भी पूछा है, तो देखो सिमिलरली हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ E2/E मीन्स वो डिफेक्टिव हो और मशीन 2 में से आना चाहिए, बी में से आना चाहिए, तो इसकी प्रोबेबिलिटी तो ऊपर आपको जस्ट ये E1 की जगह पे E2 पुट करना है, बस वही फॉर्मूला रहेगा बेस थियरम के हिसाब से। तो बस बाकी तो यहाँ पे ये सभी जो वैल्यूज हैं वो फॉर्मूला में पुट करनी है।
तो आपको आंसर मिलेगा 140/345, 28/69, दैट इज 0.4058। लास्ट में अभी E3 के लिए हम बेस थ्योरम वाला फॉर्मूला पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, लिखना है तो लिख सकते हो, मगर डायरेक्टली देखो टोटल प्रोबेबिलिटी हमें पता है 1 होती है, तो ये दो E1 E2 के लिए हमने मशीन ए बी के लिए फाइंड कर दिया, तो सी के लिए क्या करेंगे, टोटल प्रोबेबिलिटी में से वो निकाल दो तो हमें डायरेक्टली मिल जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E3/E मीन्स डिफेक्टिव एंड मशीन सी में से हो, इसके लिए हम क्या करेंगे, 1 टोटल प्रोबेबिलिटी में से इसको प्रोबेबिलिटी ऑफ E1/E 0.3623 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ E2/E दैट इज 0.4058 वो सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें आंसर मिलेगा 16/69, दैट इज 0.2319। तो वैसे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के कोई भी ऐसे आपको एग्जांपल्स सॉल्व करने हैं तो आप बेस थ्योरम का यूज करो जैसे हमने बताया। तो आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।